गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर कर दें। और साथ ही साथ जिस न्यूज़ को मैं डिस्कस करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपने शेयर किया उनके साथ डिस्कस भी करें। एटलीस्ट उस न्यूज़ को डिस्कस ज़रूर करें जिसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो एक्सप्रेशन की क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली में ही मिलता है, आपको अन्य किसी राज्य में नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको इस तरह से हाईलाइट करके, जैसे मान लो आज का ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया। अब देखो, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया, और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 न्यूज़ मेरे अनुसार से फर्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अन्य पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो आपके एग्जाम में काम दे सकता है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, वनडे एग्जाम में, या अन्य किसी भी एग्जाम में काम दे सकता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काम दे सकता है, उसको हाईलाइट कर देता हूँ। और हाईलाइट करने के बाद ये पीडीएफ में डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले उसको पढ़ लें, और उसको पढ़ने के बाद जो मैं डिस्कशन यहाँ अपलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद देखें, तो उससे आपको अधिक फ़ायदा होगा। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है, देखो, कांटे की टक्कर में बाइडेन आ गए। अभी भी जो है, वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 10:30 बज रहे हैं, अभी तक जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो है फाइनल नहीं हुआ कि कौन विजेता हुआ। लेकिन अभी तक जो है जो बाइडेन आ गया। देखो, होता क्या है, जैसे भारत में क्या हुआ, भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सेंट्रल चुनाव आयोग होता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री का अगर चुनाव होना है, तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा का चुनाव होना है, तो उसमें क्या होता है कि हर राज्य में पहले हर राज्य में जो है इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद जो है उसको चुनाव आयोग के निर्देश पर किसी पर्टिकुलर एक दिन जो है उसका काउंटिंग शुरू होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, और 50 राज्य में जो है हर राज्य का अपना अपना निर्वाचन आयोग होता है। जैसे ही चुनाव वोटिंग समाप्त होता है, उसके जस्ट इमीडिएट बाद जो है काउंटिंग शुरू होता है। मान लो वोटिंग समाप्त हुआ शाम के 5 बजे, 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाता है। इस तरह का सिस्टम है अमेरिका में। तो हर राज्य का जो है अपना अपना वोटिंग सिस्टम होता है, हर राज्य का अपना अपना निर्वाचन आयोग होता है। तो सवाल यह है कि डिले क्यों हो रहा है। तो डिले होने का जो रीज़न है वो कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस के समय में जो है कई सारे लोगों को ये सुविधा दी गई कि अगर आप वोट नहीं कर सकते हैं, अगर आप बूथ पे जाकर के वोट नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करें, बैलेट पेपर से अपने घर से वोट कर दें। और वो बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग को करने में समय लग रहा है। कुछ राज्यों में अभी भी काउंटिंग बचा हुआ है, इसलिए अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होगी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे इसको जो डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं जहाँ पे देख रहा हूँ इसकी चर्चा है। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होता है, और एक नॉर्मल जागरूकता पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होता है। सबसे पहली बात कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, इनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता के कारण इसको गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार किया गया है कि माँ और बेटे ने 2018 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जो बेटा था, इन्होंने अर्नब की कंपनी में काम किया था। अर्नब की कंपनी जो है, जो मुंबई में है, जो इसका ऑफिस है, उस ऑफिस को डिज़ाइन किया था। उसके बदले में उसको 5 करोड़ रुपए मिलना था, जो अर्नब गोस्वामी ने उसे नहीं दिया था। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने अपने माँ के साथ सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने के बाद एक नोट छोड़ा था जिसको सुसाइड नोट बोलते हैं। और सुसाइड नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सुसाइड नोट के आधार पे जो है डिसीजन लेते हैं, कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में 10 वर्ष तक की सज़ा अर्नब गोस्वामी को हो सकती है। तो पहला रीज़न, इसको जो गिरफ्तार किया गया है उसका गिरफ्तार करने का कोई पत्रकारिता से लेना देना नहीं है। उसको गिरफ्तार किया गया है कोई क्रिमिनल ऑफेंस के तहत। दूसरा जो क्रिएट होता है आपके समक्ष, जो आपको जानना चाहिए, वो जानना चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स। देखो, ये मैटर है 2018 का,
और 2018 में जो है महाराष्ट्र में सरकार थी किसकी, तो सरकार थी आपको फडणवीस जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय का जो पुलिस है 2018 की पुलिस और 2020 के पुलिस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पुलिस तो वही है, लेकिन सरकार चेंज होने से पुलिस की टेंडेंसी काम करने की बदल जाती है। इसलिए देश भर में चर्चा होता है पुलिस रिफॉर्म्स का। तो सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी को 2018 में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया था, 2018 में उसे क्लीन चिट क्यों दिया गया, और आज पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है। पुलिस सेम है तो पुलिस ने उस समय में क्यों नहीं एक्शन लिया, आज क्यों एक्शन ले रही है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस पे होता है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम पुलिस पे जो होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए देश भर में चर्चा होती है पुलिस रिफॉर्म्स की, पुलिस सुधार की चर्चा होती है। हमने भी कई बार एडिटोरियल में डिस्कस किया, फिर कभी कर दूंगा। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस को किसी पार्टी से, किसी सरकार से जो है उसको एभव रखना चाहिए, यानी सत्ता में अगर कोई पार्टी आए तो उस पार्टी से इन्फ्लुएंस ना होकर के पुलिस को इंडिपेंडेंट तौर पे काम किया जाना चाहिए, इसके लिए पुलिस को काम किया जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज पुलिस का मिसयूज हो सकता है, सत्ता को चेंज होने के साथ ही पुलिस का मिसयूज हो सकता है। तो बहरहाल आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया गया, पेज नंबर 3 पे देखो यहाँ पे है, आईपीसी की धारा जो है 306 के तहत, यानी आत्महत्या के उकसावे के लिए इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें माँ और बेटे ने जो है सुसाइड कर लिया। 53 वर्षीय जो है, जो वास्तुविद थे, आर्किटेक्चर थे, नाइक, और उनकी माँ ने सुसाइड किया था, उसके एवज में, उसके लिए इसको गिरफ्तार पुलिस अभी कर रही है। तो ये ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया अभी, लेकिन इतना आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, बस आपको ये जानकारी होना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया है, आत्महत्या को उकसावे के लिए गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको जानकारी होना चाहिए, जो आपसे पूछा जा सकता है हर जगह, पुलिस रिफॉर्म्स, राइट। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5G व IoT के विकास में ब्रिटेन सहयोगी। IoT यूपीएससी लगातार जो है क्वेश्चन पूछ रही है चौथी औद्योगिक क्रांति पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पे। अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का बहुत सारा टॉपिक है, जैसे बिटकॉइन इसी का एक पार्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका एक पार्ट है, मशीन लर्निंग इसका एक पार्ट है, रोबोटिक्स इसका एक पार्ट है, 3D प्रिंटिंग इसका एक पार्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन 2019 में पूछा है, ये भी पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2018 में यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा। तो ये जो टोटल 8 पार्ट मैंने डिस्कस किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन क्या क्या दृष्टिकोण है। ब्रिटेन चाहता है कि 5G टेक्नोलॉजी जो चीन की हुआवे कंपनी दे रही है, चीन की हुआवे कंपनी को बाहर रखा जाए, ब्रिटेन खुद इसको करे। और ब्रिटेन ने एक ग्रुप बनाने का ऐलान किया था, जिस ग्रुप का नाम है D10। D10 क्या है, डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ 10 कंट्री, 10 लोकतांत्रिक देश का समूह जो D10 होगा, जिसको प्रपोज किया है ब्रिटेन ने। और ये 10 देश काम करेगा 5G पे, राइट। निश्चित तौर पर उसमें ब्रिटेन होंगे, भारत को भी उसमें शामिल करने के जिक्र है, या अन्य देश जहाँ पे लोकतंत्र है तो वो देश शामिल होंगे D10 में। लोकतंत्र है इसका मतलब है कि उससे चीन को बाहर किया जाएगा और उससे रशिया को बाहर किया जाएगा। तो D10 का जो प्रपोज किया है ब्रिटेन, क्यों किया है, क्योंकि ये D10 कंट्री मिल करके एक दूसरे को 5G टेक्नोलॉजी देने का काम करेंगे। और भारत सरकार भी ब्रिटेन के साथ, जो कल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें ब्रिटेन को सहयोगी के रूप में भारत सरकार स्वीकार कर रही है। और साथ ही साथ 5G टेक्नोलॉजी, IoT, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा प्रबंधन में ब्रिटेन से सहयोग लेगा। तो इसमें कई सारे जो पार्ट हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के पार्ट, राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैं नीचे डिस्कस कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, केरल के जांच के लिए CBI को दी आम सहमति वापस ली।
देखो, गोल्ड तस्करी की जांच हो रही है केरल में, सीबीआई जांच कर रही है, और पहली बार जो है केरल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जांच कर रही है, राइट। तो इसलिए केरल सरकार ने आम सहमति वापस ले ली है। क्या होता है आम सहमति, हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ सीबीआई के बारे में भी एक बार फिर से हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे। जो नए लोग हैं उसको काफ़ी फायदा होगा। देखो, सीबीआई जो है भारत सरकार के कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। बिल्कुल नहीं, सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कई बार आपको ट्रैप किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। तो सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है, ना तो संविधान में इसका कहीं जिक्र है, और नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, ना तो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया। तो ना तो संवैधानिक संस्था जैसे निर्वाचन आयोग है, और ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से स्थापना किया है, जैसे सीपीसीबी की स्थापना संसद के एक्ट के माध्यम से किया गया है, एनजीटी की स्थापना संसद के एक्ट के माध्यम से किया गया। तो ना तो ये संवैधानिक संस्था है, ना तो सांविधिक संस्था है। तो सवाल ये होता है कि अगर सांविधिक संस्था नहीं है, संसद के एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना नहीं किया गया है, तो ये शक्ति कैसे प्राप्त करती है, किसी राज्य में जाकर जांच कैसे करती है? तो इसके लिए जो इसको शक्ति मिला हुआ है वो मिला हुआ है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। इसी के तहत सीबीआई जांच कर सकती है। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई के गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन, सामाजिक अपराधों के अन्वेषण के लिए 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से इसकी स्थापना 1963 में किया गया। इंटरपोल के सहयोगी के रूप में सीबीआई काम करती है, यानी सीबीआई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड से, इंटरपोल से ले सकती है। इंटरपोल को कोई काम होगा इंडिया में तो सीबीआई से ले सकती है। अब देखो, सीबीआई अन्वेषण कैसे करती है? अन्वेषण होता है मतलब जांच कैसे करती है। तो सीबीआई जो जांच करती है वो भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी भ्रष्टाचार का कोई मैटर होता है तो उस पर जांच कर सकती है। केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगम, निकाय, लोक अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध किसी तरह का भ्रष्टाचार का जांच होगा तो सीबीआई जांच कर सकता है। आपराधिक मामलों की जांच, यानी वित्तीय घोटाला हो गया, गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का मैटर हो गया, नकली भारतीय मुद्रा हो गया, बैंक धोखाधड़ी हो गया, साइबर अपराध हो गया, तो ये सीबीआई इस मैटर में जांच कर सकती है। अब देखो, विशेष अपराध सीबीआई जो जांच करेगा, राइट, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मुझे एक्सप्रेस करना है और यही न्यूज़ में दिया हुआ। क्या सीबीआई अपनी मर्जी से जांच कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सो मोटो ले सकता है, लेकिन कुछ जगह ले सकता है, उसकी चर्चा मैं कर दूंगा। लेकिन सीबीआई नॉर्मली अपनी मर्जी से जांच नहीं कर सकती है। अगर केंद्र सरकार निवेदन करे या सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय आदेश दे, दोनों में अंतर होता है। केंद्र सरकार को निवेदन करना होगा या राज्य सरकार सीबीआई को निवेदन देगी कि भाई यहाँ पे जांच कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आदेश देगा, राइट। अब देखो, केंद्र सरकार अगर निवेदन देता है कि आपको जाकर के इस राज्य में, केरल में जाकर के आपको जांच करना, तो सीबीआई जाएगी केरल में जांच करेगी। तो ऐसे कंडीशन में केरल सरकार के परमिशन की आवश्यकता होगी सीबीआई को, राइट। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच करनी है किसी पर्टिकुलर राज्य में, मान लो केरल में कहा, केरल में जाकर जांच करना है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में आपको जांच करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि आपको बंगाल में जांच करना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सीबीआई को और सीबीआई ऐसे कंडीशन में जांच करे, तब सीबीआई को किसी राज्य से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैटर हो राज्य सरकार का, जब मैटर हो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है सीबीआई को जांच करना,
या स्टेट गवर्नमेंट जो है कहती है कि सीबीआई को जांच करना है, तो ऐसी कंडीशन में सीबीआई को जो है उस राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अब देखो सीबीआई हर एक राज्य से अगर परमिशन लेगा तो सीबीआई को लंबा समय ले सकता है, परमिशन लेने में उसे काफ़ी समय लग सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि काफ़ी राज्यों ने सीबीआई को, लगभग सभी राज्यों ने सीबीआई को जो है आम सहमति दे दिया था। आम सहमति का मतलब होता है कि आइए आप हमारे राज्य में जांच कीजिए, और ऐसा नहीं है कि बार बार आपको जांच करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है, हम आपको आम सहमति दे देते हैं। आप किसी भी समय में आइए, सीबीआई जांच कीजिए भी। जैसे मान लो बिहार में आम सहमति मिला हुआ, तो बिहार में सीबीआई कभी भी किसी भी समय आकर के किसी भी मैटर में जांच कर सकती है। राज्य सरकार से उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे आम सहमति दे दी है, राज्य सरकार ने उसे पूर्व परमिशन दे दिया है, राइट। लेकिन सवाल ये होता है कि आम सहमति अगर वापस ले ले राज्य सरकार, बिहार सरकार सीबीआई से आम सहमति वापस ले ले, तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई जब भी कोई भी मैटर की जांच करेगी, ऐसे कंडीशन में सीबीआई को राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा, बिहार सरकार से परमिशन लेना होगा। और यही हुआ है इस केस में कि इससे पहले देखो राजस्थान ने, बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने, महाराष्ट्र ने और अभी केरल ने, ये 5 राज्यों ने आम सहमति सीबीआई से वापस ले ली है। यानी सीबीआई अगर किसी भी मैटर की इस राज्य में जांच करेगी तो उससे पहले उस राज्य से परमिशन लेना होगा, कि राज्य को बताना होगा कि हम आ रहे हैं, सीबीआई को बताना होगा कि हम आ रहे हैं, इस मैटर में मुझे जांच करना है, आप परमिशन दीजिए। अगर राज्य सरकार परमिशन देगी तभी सीबीआई उस मैटर में उस राज्य में जाके जांच कर सकती है। अगर राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तब सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। लेकिन इस 5 राज्य के अलावा किसी भी राज्य में सीबीआई जाएगी तो सीबीआई डायरेक्टली जांच कर सकती है, क्योंकि उस राज्य ने पहले ही उसे आम सहमति दे दिया। यानी बार बार उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आम सहमति मिला हुआ, आप आइए कभी भी जांच कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूज़ दिया हुआ, इस न्यूज़ से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो सो मोटो होता है मतलब अपने आप जांच करना, तो कर सकता है, लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेश में स्व संज्ञान लेकर के अपराधों की जांच कर सकती है। तो केवल केंद्र शासित प्रदेश में सीबीआई ऐसा कर सकती है, राइट। तो यही पॉइंट था, इसी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने पूरा न्यूज़ को एनालिसिस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आम सहमति क्या होती है। और केरल सरकार ने आम सहमति वापस ले लिया। फिलहाल 5 ऐसे राज्य हैं जिसने सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। देखो अब केस दायर होने के दिन से ही मिलेगा गुजारा भत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वैवाहिक मामले हैं, तो वैवाहिक मामले की धारा 125 के तहत, आईपीसी की धारा जो है 125 के तहत पत्नी और बेटों के लिए गुजारा भत्ता जो मिलेगा वो केस दायर होने के दिन से ही मिलेगा, राइट। देखो ये सब वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ये जो न्यूज़ है ये वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, हाल में चर्चा में रहे लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे लुहरी जल विद्युत परियोजना, जिसकी निर्माण की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, 1810 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया, राइट। तो लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। इसका निर्माण होने वाला है 210 मेगावाट की परियोजना। तो 3 चीज़ याद रख लेना, जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, लुहरी जल विद्युत परियोजना, किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिला के आसपास है। 210 करोड़ की परियोजना है। और हाँ, इतना बस इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, और सतलज नदी पे बन रही है। अब देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हुआ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फर्स्ट पेज पे चर्चा में कर रहा था, यहाँ पे दिया हुआ उसके बारे में। मान लो आपके जो है फ्रिज है, फ्रिज में आप सब्जी रखते हैं, और फ्रिज में जो आपने सब्जी रखा, सब्जी समाप्त हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फ्रिज जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर दे देगा, राइट। किसको ऑर्डर दे देगा, या आपको मैसेज, अगर आपने इस तरह से उसको प्लान किया है
इस तरह से उस पर अगर कह सकते हो सॉफ्टवेयर डाला है या इस तरह से उसको रेगुलेट किया है, तो वो आपको मैसेज कर देगा कि आपके यहाँ सब्जी समाप्त हो गया आपके फ्रिज में। तो फ्रिज में अगर सब्जी मान लो समाप्त होने वाला है, उससे पहले आपको मैसेज कर देगा, या मान लो जिसको ऑर्डर करना है उस व्यक्ति को जो है ऑर्डर कर देगा वो, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिज काम करेगा, इसको कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साथ ही साथ मान लो आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और पंखे, लाइट, एसी वगैरह को ऑन कर सकेंगे या उसको ऑफ कर सकेंगे, ये सारा का सारा आप काम कर सकते हैं। ऑफिस चले गए, घर का पंखा आपने ऑफ नहीं किया है, फैन ऑफ नहीं किया, ये सारा का सारा आप ऑफिस से ही उसको रेगुलेट कर सकते हैं, घर के पंखा को, घर के टीवी को, घर के हर एक चीज़ को। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा गया है। और इसी पे जाकर देखना, क्वेश्चन 2018 में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, राइट। लेकिन उसका आंसर बहुत आसान था, आंसर आसान था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। देखो, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट नाखुश। ये टॉपिक को मैं डिटेल से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये आप जानो कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। मैं इसका कोटेशन डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। एडीआर के अनुसार से सबसे अधिक 2019 में जो लोकसभा में सांसद चुन के आए हैं, अभी तक सबसे अधिक दागी सांसद उसी में है। और अभी तक देश में जो है 4000 से अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। देश की जो सांसद हैं उस पर, देश में जो विधायक हैं उस पर चल रहे हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई बार आपत्ति दर्ज कर दिया है और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कहा है कि आप इस पर कानून बनाइए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने 2014 में इसकी चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 1 वर्ष के भीतर जो है जितने भी सांसद हैं जिस पे क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उसकी सदस्यता 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। उस पर 1 वर्ष के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसके जो भी उस पर मामला चल रहा है उसका फैसला 1 वर्ष के भीतर कर देंगे। बहरहाल ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा कर पाए, ना लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ना मीडिया क्वेश्चन राइज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो है विशेष अदालत गठित करने का चर्चा किया था, आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट बनाइए और उस स्पेशल कोर्ट में जो है एमएलए और एमपी पे जो मुकदमा चल रहा है उसकी सुनवाई कीजिए। देखो, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जितना भी मान लो अगर दागी सांसद जाता है या दागी एमएलए जाता है, एमएलए और एमपी का काम क्या है? एमएलए और एमपी का काम है कि विधान का निर्माण करना, कानून के निर्माण करना। लेकिन अगर इसको यही लोग दागी रहेंगे तो वो कानून कैसे बनाएंगे? और ये क्वेश्चन बहुत समय से, आज़ादी के बाद से, लगभग 1970 के दशक से लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, राइट। देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ वर्ष पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आदेश दिया था कि एक काम कीजिए, आप दागी सांसद के लिए या दागी एमएलए के लिए आप खुद कानून बनाइए। संसद कानून नहीं बना रही है। क्यों नहीं बना रही है? तो उसका मेन कारण है कि संसद में ही दागी लोग बैठे हुए हैं। सबसे अधिक दागी लोग तो संसद में हैं जो 2019 में चुन के आए हैं। तो ऐसे कंडीशन में संसद कानून नहीं बना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी किया था, उसी तरह से एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को सांसदों और विधायकों के लिए जारी करना चाहिए। देखो, रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका क्या है कि रॉकेट लॉन्चर है। इसका भी मैं तस्वीर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। रॉकेट इससे छोड़ा जाता है, एक गाड़ी होती है उसे रॉकेट छोड़ा जाता है। देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये पिनाका है, राइट। तो इतना रॉकेट एक साथ इसको छोड़ा जा सकता है। यही पिनाका है, रॉकेट लॉन्चर है, एक तरह से याद रख लेना, जहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है, राइट। देखो, 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा इस एडिटोरियल के माध्यम से। हालांकि इसको पढ़ना आप जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहला तो आप ये जानो कि सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। देखो ये जो है सीपेक है, ये जो लाल लाइन दिख रहा है आपको ये सीपेक है, ये ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, और ये जो है चाइना का कासगढ़ है, राइट। तो चाइना का एक जगह है कासगढ़, वहाँ से लेकर के ग्वादर तक जो है सीपेक का निर्माण हो रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे रोड वगैरह बनेगा, और क्या होगा कि यहाँ से जो है रोड बनेगा, रेलवे लाइन वगैरह बनेगा, तो कासगढ़ से जो भी सामान भेजना है चीन को, वो क्या करेगा, डायरेक्टली ग्वादर के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में भेज सकता है। भारत को इसको आपत्ति क्यों है? भारत को आपत्ति है पीओके को लेकर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये गुजरती हैं। भारत सरकार का कहना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो ये पर्टिकुलरली क्षेत्र है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, और भारत का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है भारत का पार्ट है, भारत का अंग है, राइट। तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है हमारे कश्मीर का अंग है, कश्मीर का पार्ट है। राजा रणजीत सिंह जो है महाराजा हरि सिंह ने जब भारत में मिलाया था कश्मीर को, तो उस समय में ये सारा का सारा पार्ट भारत का नहीं था, ये पार्ट था। उसके बाद अक्साई चीन वगैरह का जो पार्ट था वो सारा का सारा पार्ट भारत का था, और महाराजा रणजीत हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, और इस तरह से कश्मीर भारत का अंग बना था, और ये हमारा अभिन्न अंग है। इससे जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं गुजर सकता है, ये भारत की संप्रभुता पे उल्लंघन है, राइट। तो लोकेशन आपने देख लिया, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक ये गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना आपको। अब देखो बड़ा मैप पे मैं दिखाता हूँ। आपको ये समझना होगा कि अभी जो चाइना व्यापार करता है, ये चीन हो गया, तो चाइना जो व्यापार करता है ये सारा का सारा व्यापार होता है यहाँ से लेकर ये जो बीच है मलाका स्टेट, इन दोनों के बीच में मलाका स्टेट है, यहाँ से लेकर के ये अफ्रीका वगैरह में भेजना होता है तो भेजता है। इसी तरह से अपना सामान को इसको खाड़ी देशों में भेजना होता है तो भेजता है इस तरह से। लेकिन अगर सीपेक का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि चाइना जो है सीधे यहाँ से लेकर के इस रास्ते से ग्वादर होते हुए यहाँ से अपना सामान सीधे जो है ये सऊदी अरब को भेज सकता है। सॉरी। तो ऐसे कंडीशन में एक तो रास्ता बहुत छोटा रास्ता हो जाएगा चीन के लिए, और दूसरा है कि जो है टाइम एंड मनी दोनों बचेगा, राइट। टाइम एंड मनी दोनों बचेगा। पैसा जो है मान लो ट्रांसपोर्ट में जो पैसा लगता है, इसको चाइना को यहाँ से लेकर इधर आने में जो पैसा लगता है वो बचेगा। और तीसरा जो है ये लोकेशन जो है, ये देखो ये जो मलाका स्टेट है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे चीन का जो भी सामान आता है तो चीन को डर है कि कल भारत के साथ अगर युद्ध होता है तो वो इस जगह को ब्लॉक कर सकता है। भारत जो है मलाका स्टेट को अगर ब्लॉक कर दिया तो चीन का व्यापार विश्व के देशों के साथ बंद हो जाएगा, राइट। इसलिए सीपेक इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये कराची है, राइट। कराची जो है सिंध स्टेट है, सिंध स्टेट का एक पार्ट। पाकिस्तान में 4 स्टेट थे, 5वां स्टेट गिलगिट बाल्टिस्तान हाल फिलहाल में बना है। और कराची जो है सिटी जो है, कराची सिंध राज्य का एक पार्ट। पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे भारत में भाजपा की गवर्नमेंट है उसी तरह से पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसको लीड करते हैं इमरान खान। उसी तरह से यहाँ पे जो सरकार है, सिंध में जो सरकार है वो है पीपीपी की सरकार, और इसको लीड करते हैं बिलावल भुट्टो, राइट। बिलावल भुट्टो जो है अपोजिशन में है पाकिस्तान में। जैसे मान लो क्या बोलूँ मैं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में सरकार है किसकी, तो केंद्र में सरकार है भाजपा की। तो उसी तरह से यहाँ पे समझ लो पाकिस्तान के सेंट्रल में जो सरकार है वो पीटीआई की सरकार है, और पाकिस्तान के जो स्टेट सिंध में सरकार है वो सरकार है बिलावल भुट्टो की। अब देखो यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, एक ये आइलैंड देखो, ये बुड्डो आइलैंड है, ये है बुंडेल आइलैंड। तो ये 2 जो आइलैंड है, ये दोनों आइलैंड पाकिस्तान किसको देने जा रहा है, तो पाकिस्तान सौंपने जा रहा है चाइना को।
चाइना को पाकिस्तान ये सौंपने जा रहा है क्योंकि चाइना डेप ट्रैप में फंस गया एक तरह से। जिस तरह से हमने देखा है कि श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह 99 वर्ष के लीज पे दिया गया था, किसको? चीन को दिया गया, क्योंकि चीन ने जो कर्ज दिया था श्रीलंका को वो श्रीलंका चुकाने में सक्षम नहीं था। तो इसी तरह से पाकिस्तान कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में प्लान किया जा रहा है कि ये दोनों आइलैंड किसको दे दिया जाए, तो दे दिया जाए चाइना को। अब देखो जो सिंध की सरकार है, ये सारा का सारा पार्ट है सिंध का। सिंध की सरकार जो है अपोजिशन में है केंद्र की सरकार के, तो ऐसे कंडीशन में सिंध की सरकार इसका विरोध कर रही है। तो सिंध की सरकार विरोध कर रही है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने इस 2 आइलैंड को अपने क्षेत्राधिकार में पूरी तरह से ले लिया। वहाँ पे एक अध्यादेश पारित किया, एक बिल पारित किया केंद्र सरकार में, और उस बिल के माध्यम से इस दोनों जो आइलैंड है इसका प्रशासन केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया और इसे जल्द ही चीन को सुपुर्द कर सकता है। तो देखो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, हम नहीं चाहते हैं। ये देखो हमारे काफ़ी नज़दीक है यह, राइट। अब देखो ये गुजरात से, अब यहाँ से देखो काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ से चाइना भारत पे नज़र रख सकता है। तो निश्चित तौर पे हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का चीज़ें हो हमारे पड़ोसी में, राइट। तो उसके जवाब में भारत को काम करने की ज़रूरत है। तो इसी कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे राइटर का यह भी कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान को जो है पाकिस्तान में एक स्टेट का जो दर्जा दिया गया है, उस स्टेट के दर्जा देने के पीछे जो है चाइना नहीं चाहता है कि सीपेक में कोई अरंगा आए, राइट। सीपेक में कोई अरंगा आए चाइना नहीं चाहता है। भारत हमेशा क्लेम करता है कि सीपेक जो गुजर रहा है, अब बनाइए सीपेक, लेकिन सीपेक का जो एरिया है वो गिलगित बाल्टिस्तान से गुजर रहा है, और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग है, इसलिए ये गलत है, भारत की संप्रभुता पे उल्लंघन है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को जो है लीज पे देने की प्लानिंग में है, किसको? तो चाइना को लीज पे दे सकता है। और आश्चर्य नहीं होगा हमें कि चाइना को गिलगित बाल्टिस्तान पे लीज पे दे दे, और जिन 2 टापुओं की जिक्र मैंने किया है, जिन 2 आइलैंड की मैंने जिक्र किया उनको लीज पे दे दें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि साक्छाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। देखो ये जो है विक्रम सिंह जी हैं, ये डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और काफ़ी बार आपको न्यूज़ चैनल पे इसको देख लेते होंगे। तो ये जो मुंगेर में घटना हुई है उसी घटना के हवाले से इन्होंने लिखा है, और ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आप में बहुत सारे लोग पुलिस सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे यूपीएससी के माध्यम से हो चाहे स्टेट पीसीएस के माध्यम से हो। तो पुलिस जो है के पास एक रजिस्टर होता है, इनका कहना है, और रजिस्टर में कब कहाँ पे कौन सा त्यौहार हो रहा है उसका मेंशन होता है, और उसके अनुसार पुलिस जो है रणनीति अपनाती है। साथ ही साथ पुलिस अचानक इस तरह से फायर नहीं करती है। तो इनका कहना है कि पुलिस ने फायर करने की जल्दीबाजी क्यों की? गोली चलाने से पहले कई बार चेतावनी दी जाती है, चेतावनी के बाद आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है, अगर भी तब भी तितर बितर नहीं होती तो पुनः चेतावनी दी जाती है, और उसके बाद वाटर कैनन इत्यादि का चलाया जाता है। वाटर कैनन होता है, देखते हैं फुहार मारता है, तो वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके बाद भी भीड़ नहीं हटती तो पुनः चेतावनी दी जाती है, और उसके बाद लाठी चार्ज किया जाता है। लाठी चार्ज से भी बात नहीं बनता है तो उसके बाद जो है फिर आप चेतावनी दिया जाता है, और उसके बाद फायरिंग वगैरह किया जाता है। लेकिन फायरिंग में भी आदेश होता है कि आप पैर पे गोली मारेंगे, आप सर पे गोली नहीं मार सकते हैं। तो पुलिस का जितना भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का यहाँ पे उल्लंघन किया गया है। और साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उसको मैं आप स्पेशल बताता हूँ कि आप लोग एथिक्स पे ज़रूर ध्यान दें। ये जो चीज़ें मुंगेर में हुई है ये एथिक्स में आपको पढ़ना है, और एथिक्स में ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको जा कर के आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। जब आप प्रशासन में पहुंचेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके साथ इस तरह से समस्या आ सकती है कि मान लो कि एक रास्ता है, उस रास्ता से जो है हिंदू की रैली भी गुजर रही है, उस रास्ता से मुसलमानों की रैली भी गुजर रही है। हो सकता है इस तरह से कि दुर्गा पूजा भी मान लो एक जगह से जा रही है और तजिया भी एक जगह से जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में द्वंद्व हो सकता है, उसको कैसे आप बचाएंगे? ये सारा का सारा चीज़ आपको एथिक्स में पढ़ना, और एथिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एथिक्स को कभी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो, एथिक्स को ये पढ़ो कि आप मान लो डीएसपी हो, आप मान लो एसपी हो, और उसके बाद आपको क्या करना है उस सोच के दृष्टिकोण से एथिक्स को पढ़ो,
तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। एथिक्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एथिक्स, राइट। और कहीं ना कहीं जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकली बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि पहले चेतावनी देते हैं, उसके बाद आंसू गैस छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर चेतावनी दिया जाता है, उसके बाद फिर जो है वाटर कैनन, पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ने के बाद भी भीड़ अगर नहीं हटती है तो उसके बाद जो है फिर चेतावनी दिया जाता है, फिर लाठी चार्ज किया जाता है। उसके बाद भी भीड़ नहीं हटती है तो उसके बाद जो है फिर चेतावनी दिया जाता है। उसके बाद फिर गोली चलाया जाता है, हवा में फायरिंग की जाती है। उससे भी अगर भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो उसके बाद आपको पेड़ पे फायरिंग करना है, सर पे कभी फायरिंग नहीं किया जाता है, राइट। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, चूँकि पुलिस का ही एक पार्ट है, पुलिस आप बनना चाहते होंगे तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, इसको खुद से पढ़ना। 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें मैं चर्चा कर देता हूँ आपको। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार लाई थी, और अभी जो है उस पैकेज से, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उस पैकेज से अधिकतर सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर दिया। विनिर्माण सेक्टर पे सरकार की प्राथमिकता रही है। अब जो सरकार पैकेज ला रही है, उस पैकेज से सरकार की प्राथमिकता सर्विस सेक्टर पे है, राइट। और साथ ही साथ किन किन सेक्टर पे, यहाँ देखो, अवसंरचना पे भी है, विमानन पे भी है, कूपन स्कीम पे है, बैंकिंग सुधार पे है, रियल एस्टेट में है, और सर्विस सेक्टर पे है। सर्विस सेक्टर जो भारत के जीडीपी में 55% का योगदान रखता है, उसके लिए सरकार एक स्पेशल से पैकेज लाने वाली है। कितना होगा पैकेज अभी हम नहीं कह सकते, जब पैकेज आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये पैकेज लगभग 10 लाख करोड़ का पैकेज हो सकता है। हमारे देश की टोटल जीडीपी है 200 लाख करोड़ के आसपास। तो 200 लाख करोड़ का अगर 5% निकालोगे तो वो होता है 10 लाख करोड़। तो ये जो पैकेज हो सकता है, ये पैकेज 10 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। अब देखो, सरकार जो आत्मनिर्भर भारत लाई थी तो उसका क्या सोच था। तो सरकार के आत्मनिर्भर का अर्थ अपने दायरे को समेटना नहीं था, बल्कि वैश्विक सोच के साथ स्थानीय गतिविधियों को संपन्न करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है आपसे, कभी पूछा जा सकता है आपको कि आत्मनिर्भर भारत जो है, पहले के आत्मनिर्भर भारत जो मान लो पहले का था, 1950 के दशक में भी हम आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी के समय में भी हम आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे थे। गांधी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया। तो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वर्तमान के आत्मनिर्भर भारत और पहले के आत्मनिर्भर भारत, 1960 के दशक के आत्मनिर्भर भारत में क्या अंतर है, राइट। तो देखो, यहाँ पे क्या था कि 1960 के दशक में जो है हम आत्मनिर्भर भारत जो अपनाते थे, उस पर हम वैश्विक कंपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते थे, राइट। वैश्विक कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी। वर्तमान में जो आत्मनिर्भर भारत है, उसमें जो है हम वैश्विक कंपनियों पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो है टैरिफ जो है वो बढ़ा देते हैं। टैरिफ बढ़ा देते हैं तो जो मान लो मोबाइल आ रहा है, मोबाइल कॉस्टली हो जाएगा। मोबाइल कॉस्टली हो जाएगा, भारत का मोबाइल जो है सस्ता रहेगा और चाइना का मोबाइल महंगा होगा, तो लोग चाइना का मोबाइल क्यों लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम वैश्विक देशों पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम यह है कि हम पहले एफडीआई का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1960 के दशक में एफडीआई जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। तो यहाँ पे एफडीआई जैसे कॉन्सेप्ट है। हम विदेशी कंपनी को कहते हैं कि एक काम करें, आप हमारे देश में निवेश करें और यहीं पे जो उत्पाद तैयार करना है यहीं पे करें, राइट। तो इस चीज़ की छूट है, और इस चीज़ के पहले के आत्मनिर्भर भारत में छूट नहीं था। तो यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सोच है, कहीं भी वैश्विक गतिविधियों को जो है रोकना पूरी तरह से नहीं है, विश्व के साथ अलग हो जाना भारत का पूरी तरह से नहीं है, बल्कि विश्व के साथ जुड़ के विश्व का विकास करने में सहयोग करना वर्तमान के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। अब देखो, 5 पॉइंट का चर्चा किया गया था आत्मनिर्भर भारत में। पहला तो इंटेंट, इरादा होना चाहिए। दूसरा इंक्लूशन होना चाहिए। तीसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पांचवा इनोवेशन होना चाहिए। 5 चीज़ों की चर्चा किया गया था आत्मनिर्भर भारत के लिए। अब देखो, ये पैकेज जारी क्यों होता है? सवाल ये है कि ये पैकेज जारी क्यों होता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में कल भी हमने चर्चा किया था, उसका नाम याद रख लेना।
जब भी मंदी की कंडीशन हो तो जॉन मिनार्ड किन्स का कहना था कि आपको मांग को बढ़ाना होगा, डिमांड क्रिएट करना होगा मार्केट में। और डिमांड अगर क्रिएट होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मान लो अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक होगा, रोज़गार अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय अगर बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा तो क्या करेगा, लोग निवेश करेगा, निवेश करेगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर इनकम होगा, इनकम होगा तो फिर सेविंग होगा। यानी ये जो निवेश चक्र है इसको इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है, इसको इन्वेस्टमेंट साइकिल भी कहा जाता है, ये मूव करेगा। इसलिए जॉन मिनार्ड किन्स का कहना था कि डिमांड बढ़ाना चाहिए। जब भी मंदी की कंडीशन हो, जब भी आर्थिक क्राइसिस हो, सरकार को अपने राजकोषीय घाटा का चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए मार्केट में। और सरकार खर्च करेगी, सरकार मान लो लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सरकार कंपनियों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो क्या होगा, मांग क्रिएट होगा, राइट। तो 10 लाख करोड़ का पैकेज जारी हो रहा। अब देखो सवाल ये होता है, इस एडिटोरियल में दिया हुआ है कि आखिर जो है आत्मनिर्भर पैकेज जो जारी हुआ था अप्रैल माह में, अप्रैल में ही हुआ था, यस हाँ, अप्रैल में ही जो आत्मनिर्भर पैकेज जारी हुआ था, तो उससे क्या बेनिफिट, मान लो अभी 10 लाख करोड़ का अगर पैकेज हम देंगे तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उससे क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ है कि पीएमआई इंडेक्स निर्माण में और सेवा दोनों में इम्प्रूव हुआ। इस पर हम नीचे डिस्कस करना है मुझे इकोनॉमिक सेक्शन में। दूसरा है कि फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ा है भारत में, ऑल टाइम हाई चल रहा है, आज से पहले इतना फॉरेक्स रिजर्व कभी नहीं रहा, कभी भी हम 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं किए थे कोरोना वायरस से पहले, और अभी हमारी फॉरेक्स रिजर्व 560 बिलियन डॉलर, 560 अरब डॉलर है। अप्रैल से लेकर के अगस्त महीने जब से हमने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया, उस समय से लेकर अभी तक 36 अरब डॉलर का एफडीआई आ चुका है, और हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म्स हो रही है। अक्टूबर महीने की जो आई है जीएसटी कलेक्शन वो 1,05,000 करोड़ है, 1 लाख को क्रॉस कर गई है, यानी हमारी इकोनॉमिक रिवाइव हो रही है। जो हमने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया था वो एक तरह से सफल रहा है, इसलिए सरकार दूसरे पैकेज ला रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने चर्चा किया, बाकी यहाँ पे पढ़ लेना। देखो यहाँ पे इसी बात को कहा गया है कि जब 2008 में रिसेशन आया था भारत में, तो उस समय में एफआरबीएम एक्ट के तहत जो है जो चर्चा की गई है कि आपको राजकोषीय घाटा को लिमिट करना है। तो उस समय में जब 2008 में मंदी थी तब भी हमारी राजकोषीय घाटा 5.6% चली गई थी, राइट। और अभी भी जा सकती है, मंदी के कंडीशन में कभी भी राजकोषीय घाटा की चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब देखो ये राजकोषीय घाटा वगैरह क्या होता है ये खुद से आप देखना, ये इकोनॉमी का बेसिक चीज़ें हैं जो खुद से आपको जानकारी होना चाहिए। देखो 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था पीएमआई इंडेक्स को लेकर के। क्यों किया था कि पीएमआई इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग में चला गया था 58.9, जो पिछले 13 वर्ष में सबसे अधिक है, राइट। यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13 वर्ष में हाई लेवल पे चल रही है सबसे। तो दूसरी तरफ अब क्या हुआ है, जो रिपोर्ट आया है, डाटा आया है कि हमारी सर्विस सेक्टर भी हाई पे जा रही है, 54.1 रही है, राइट। सर्विस सेक्टर की पीएमआई 54.1 रही है, ओके ओके। अब देखो इसको कहा जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। कौन जारी करता है अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट जारी करता है, प्राइवेट संस्था ये जारी करता है। सबसे अधिक ये इंपॉर्टेंट आप याद रखो कि पीएमआई इंडेक्स जो है 0 और 50 तक के बीच में नापा जाता है। इसका जो पॉइंट मिलता है 0 और 50 रहता है। अगर पॉइंट जो है 50 से अधिक हो, 50 प्लस जितना भी पॉइंट होगा 100 की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव में जा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई इंडेक्स 50 से जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम कर रहा है, उतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो रहा है। और 50 से नीचे जितना जाएगा उतना कम काम हो रहा है, राइट। उतना हम नुकसान में चल रहे हैं, उतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नुकसान में चल रहा है।
इसी तरह से सर्विस सेक्टर ले लो, सर्विस सेक्टर 50 से अधिक जितना जाएगा उतना पॉजिटिव में चल रहा है, और सर्विस सेक्टर 50 से जितना निगेटिव जाएगा उतना हमारा सर्विस सेक्टर नुकसान में जा रहा है। तो अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 58.9 है, जो 13 वर्ष में सबसे अधिक है। 50 से ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव में जाने के लिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। और सर्विस सेक्टर 54.1 है, यानी सर्विस सेक्टर भी हमारा बूम कर रहा है, राइट। एक बार इसको देख सकते हैं कि हमारे विदेश सचिव जो हैं अभी यूरोपीय देशों के दौरा पे हैं, और इन्होंने कहा कि अपनी अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा भारत। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख सकते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर पर हमला की तोड़फोड़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि देखो मुस्लिम देशों ने जिस तरह से मुस्लिम देशों ने फ्रांस का विरोध किया है या अन्य देशों का विरोध किया, उस तरह से जो है हिंदू लोग जो है विरोध नहीं करते हैं, राइट। तो इस रूप में देख सकते हैं। आज ही के दिन जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप। और साथ ही साथ CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास का आज जन्म दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पे जब राष्ट्रीय पोषण मिशन हमने डिस्कस किया था, तो हमने 2-3 पॉइंट आपसे डिस्कस किया था। देखो राष्ट्रीय पोषण मिशन में ये जो 2017 में आई थी, सरकार का 4 टारगेट था। सरकार का पहला टारगेट था कि अंडर न्यूट्रिशन को प्रत्येक वर्ष 2% कम करना है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है कि एज के साथ जब आपकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है, बच्चे की देखोगे कि एज बढ़ रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रहा, समझे, तो उसको कहा गया स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि एज बढ़ रहा है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा, वजन नहीं बढ़ रहा, तो चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। जब लंबाई नहीं बढ़ रहा तो स्टंटिंग हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया। ये तीनों को जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन में कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष हम 2% कम करेंगे। और एक चौथा था एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि महिलाओं में, बच्चियों में रक्त की कमी होती है, उसे एनीमिया कहा गया। तो एनीमिया की कमी को प्रत्येक वर्ष 3% कम करेंगे, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन में कहा गया था। अब देखो इसी न्यूज़ से, इस जो न्यूज़ था जो हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय पोषण मिशन, उससे इसको कनेक्ट करो। तो एनीमिया मुक्त करने के लिए कारगर होगा आयरन मशरूम। हम बराबर चर्चा करते हैं फोर्टिफाइड क्रॉप का। फोर्टिफाइड क्रॉप पे सरकार काम कर रही है, और ऐसा फोर्टिफाइड क्रॉप होगा जो मान लो ऐसा मशरूम हम क्रिएट करेंगे, या ऐसा फोर्टिफाइड मशरूम होगा जो एनीमिया की समस्या को दूर कर देगा। क्या होता है फोर्टिफाइड क्रॉप? जैसे मान लो चावल का दाना है, मान लो राइस है, तो राइस आप सुने होंगे कि मिड डे मील में बच्चों को राइस मिलता है, लेकिन जितने लोगों को मिलता है राइस, क्या उन बच्चों की कुपोषण की समस्या का समाधान होता है? नहीं। तो ऐसे जो चावल है, मान लो ये राइस है, इसी राइस को इस तरह से हम बनाएं, इस राइस को इस तरह से फोर्टिफाइड करें कि इसी राइस में जिंक हो जाए, इसी राइस में प्रोटीन चला जाए, इसी राइस में जस्ता चला जाए, तांबा चला जाए, लोहा चला जाए, जो भी न्यूट्रिशन तत्व है उसी राइस में मान लो इनबिल्ट अगर हम कर देते हैं, और उसके बाद इस राइस को उगाते हैं, और उस राइस को अगर हम मिड डे मील में देते हैं बच्चों को, तो जो गरीब बच्चा है उसके पोषण का समाधान हो पाएगा, उसके कुपोषण दूर हो पाएंगे। इसको कहा गया फोर्टिफाइड क्रॉप। तो ये फोर्टिफाइड आयरन के माध्यम से फोर्टिफाइड मशरूम के माध्यम से महिलाओं में एनीमिया की समस्या को निजात पाया जा सकता है। देखो ये जो पेज है जागरण नेटवर्क, ये आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अवेयरनेस का पेज है। जैसे ये न्यूज़ है पराली से जो है किस तरह से खाद क्रिएट हो सकता है, इसको लेकर के काम हो रहा है। हड़प्पा की 2 नदी हड़प्पा सभ्यता में बहती थी, उसकी चर्चा की जा रही है। एक नदी तो नदीतमा थी, जिसे नदियों की माता कहा गया, जिसे सरस्वती भी कहा गया। नदीतमा सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया, यानी नदियों की माता कहा गया था। और दूसरा नदी था, यहाँ पे उल्लेख, दृश्यवती नदी। तो 2 नदी थे जो कि हरियाणा के क्षेत्र में था, जिसकी चर्चा की जा रही है।
साथ ही साथ इसको देख सकते हैं। और केसर के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन बस मैं दूंगा। एक तो भारत में एकमात्र स्टेट है जम्मू कश्मीर जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। और दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी ने पिछले वर्ष पूछा था कि विश्व में सबसे अधिक केसर का कहाँ उत्पादन होता है, तो ईरान में। और बीपीएससी के कितने लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि बीपीएससी के लिए मैं कुछ स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, स्पेशल टेस्ट सीरीज ज़रूर मैं लाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।